कैसे लोगों के पास लग्जरी कारें आए। यदि आपको लग्जरी चाहिए तो इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला है, आज लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि आपके भाग्य में लिखा क्या है? एक इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है, क्या उसको मिल सकती है, उसको समझ में आ जाए कि भाई इससे मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसके लिए मैंने एक लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट तैयार की है कि एक दान देना हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है, और दान और डोनेशन किस चीज का होना चाहिए ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या ऐसा भी होता है कि गलत जगह अगर आपने दान दे दिया तो उसका क्या दुष्प्रभाव भी है, उसका कुछ बैड इफेक्ट भी है? एस्ट्रोलॉजी यही बताती है कि यदि आपको चैन से नींद लेनी है तो आप सपने भूल जाइए। सपने भूल जाइए। क्या बात। और ये सपने पूरे करने हैं तो नींद भूल जाइए। बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी सच में कर्जे में, कैसे ठीक होगा? तो उसके लिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में 3 प्रकार की राशियां बताई हैं। आपके रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने वजन के बराबर चने की दाल खिला दीजिए और देखिए आपके रिश्ते कैसे ठीक हो जाए। बहुत ऐसे लोग हैं जो कोच है, ट्रेडर है, लेकिन वो पैसा नहीं कमा। तो बोलने में नॉलेज भी है। इसका मतलब है कि उनका पैसे वाला जो भाव है और जो इच्छा पूर्ति है, काम का भाव है, उन दोनों में। मैं आपको दोस्तों एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ, आपको आगे बढ़ना है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में से पहले एक को चुनना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी और आज आपको अपने पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के दम पे अपने करोड़ों के कर्ज और खुद को कैंसर से बाहर निकाला। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, इसको जानेंगे। और कोई ऐसा इंसान जिसने सबसे पहले खुद को प्रूव किया हो, आज ऐसी शख्सियत हम सब के बीच में इस पॉडकास्ट में मौजूद है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य लौ भूषण जी का। सर स्वागत है। नमस्ते जी, धन्यवाद। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छा हूँ, और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ आपकी स्टोरी सुन के कि आप करोड़ों के कर्ज और कैंसर से एस्ट्रोलॉजी के दम पे बाहर है। क्या कहानी रही सर, कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिए, एक्चुअली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी, जैसे आप लोग सब लोग दुनिया है एस्ट्रोलॉजी कितना मानती है, हाँ। तो मैं भी एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा नहीं मानता था पहले। तो 2015 में मैंने 2012 तक मैं बिरला सन लाइफ में ब्रांच हेड के रूप में काम करता था। ओके। उसके बाद मैंने जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया एज ए बिल्डर, और 2015 में मार्केट में बहुत बड़ा स्लम्प आया था, आपको मालूम होगा। हाँ। तो उसमें अब वो फिगर एकदम से सोशल मीडिया पे बोलना तो गलत हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी हमने बड़ा काम किया और उसमें हम उसकी चपेट में आ गए। अच्छा, लॉस हुआ, भयंकर लॉस हुआ। ये तकरीबन मैं बात करूं तो 15-20 करोड़ रुपए के हम लोन में उस वक्त आ गए। ओके। और जब फिर बहुत बड़ी टेंशन में आ गया, लोन देने के चक्कर में, पैसे देने के चक्कर में। ईमानदार आदमी क्या करता है कि पहले उसे लगता है कि मेरा नाम ना खराब हो जाए, मुझे मार्केट में पैसा देना है। पहले तो घर घोड़ा गाड़ी सब बेच के लोगों का पैसा चुकाया। अच्छा। टेंशन में हो गया। ज़्यादा टेंशन होने की वजह से 3-4 बीमारियों ने, हेल्थ इशू ने घेर लिया, और बाद में मैं कहना नहीं चाहूँगा कि कैंसर भी मेरे को हो गया। स्ट्रेस, इन सब चीज़ों के चलते क्या चलते पूरा टेंशन, इन सब टेंशन के कारण कैंसर भी हो गया, और मैं टाटा में 1 महीना एडमिट भी रहा हूँ। तो जब मुझे सभी चीज़ों से घेरा, तो मदर के कहने पे, जनरली अपने क्या बोलता कि वहम है, ये चीज़ें कुछ नहीं गए, तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया। तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, 40-50 लोग बैठे हुए थे। ठीक। तो मैं सबको देख रहा था, मैंने कहा यार हम इतने बड़े बिल्डर हैं, काम करते हैं, 40-50 लोग तो ऐसे हमारे पास नहीं आ रहे। लाने पड़ते हैं। तो ये यहाँ लोग आके बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं, और वह एस्ट्रोलॉजर सबके सामने उनसे कंसल्ट कर रहा है और किसी के बारे में बता रहा है, तो उसके सामने 2-2 मिनट का टाइम दे रहा है, बस ये कर लो, क्या हुआ। मेरा जैसी नंबर आया तो मेरी मदर ने उनको मेरी कुंडली दिखाई और उनको मेरे बारे में पूछा कि बताइए इनके, तो वो बोला क्या प्रॉब्लम है। बोला कि सर बेटे को ये कैंसर हो गया, बैंकरप्ट हो गया। कुंडली उठा के फेंकी और बोले इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मरेगा। अरे आई शॉक्ड, मम्मी रो रही है, आंखों में आंसू, ये वो। मेरा एक बार तो मन करा कि इसको सही बात है, कोई ऐसे डायरेक्टली कैसे डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, इसको मैं पकड़ लूं, कोई बात नहीं। कि हम लोग भारतीय है ना, तो हमें लगता है कि हमारे गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, तो हम उसको इस लेवल पे नहीं देखते। ठीक है, मैं वहाँ पे आया, तो मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो मैंने एक बार सोची एज ए बिजनेसमैन, मैंने कहा इतने 50 लोग यहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब ये साइंस कुछ तो है। साइंस तो ये है। गुड। तो और हम लोग इतना मेहनत करते हैं,
तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। ये बात आ गई कि अब इसको पढ़ते हैं, जानते हाँ, हैं क्या जानते है। हैं कि ये है क्या। तो 2-3 मैं मार्केट में गया और मैं 2-3 किताबें लेकर आया। तो जैसे ही इसको मैंने पढ़ना शुरू किया, अब किताबों से कितना ही समझ में आता है आपको, तो आपको लगता है यार किसी से कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा ना, क्या बात। आपको एक गुरु तो चाहिए, कोच तो चाहिए। तो फिर अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर ढूंढे गूगल पे, यूट्यूब पे कि इसके पास जाएं, इसके पास जाएं। 10-12-15 लोगों के पास गया, गए 10-12-15 क्या मैं बात आपको है। मैं बताता हूँ, मैं इंडिया का एकमात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जो 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी कुंडली दिखा चुका हूँ। 1000 से ज्यादा लोगों को। 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी कुंडली दिखा चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस बात को चेक करने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी सबको कितनी आती है। इंडिया का कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है और जो बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर है जिसने मेरे से लाख रुपए भी लिया हो, जिसने 3 लाख भी लिया हो, जिसने 5 लाख भी लिया हो एज ए कंसल्टेंसी की। और मैंने बोला आप लीजिए और आप मुझे मेरे बारे में बताइए। भाई अभी तो आपके 6-6 महीने की बुकिंग चल रही है आएंगे इससे भी। तो हाँ, हाँ, उस पर भी बात करेंगे अपन। तो मतलब कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो जब फिर मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब साइंस तो है, इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी बुरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर खराब है। क्या बात। एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं है, एस्ट्रोलॉजर खराब हो सकते हैं। तो पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि जो एस्ट्रोलॉजर आज इंडिया में पढ़ा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या बता रहे हैं, या कंसल्टेंसी कर रहे हैं, वो तो कर्मकांड पंडित हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी तो फलित ज्योतिष है। शांत है ये दोनों में। अरे फर्क ही फर्क। एस्ट्रोलॉजी के जो 6 वेदांग है उसमें लिखा गया कि कर्मकांड ज्योतिष अलग है और फलित ज्योतिष अलग है। ओके, ठीक है, तो मुझे पता लगा तो सब सारे अभी इंडिया में कर्मकांड ज्योतिष, और इंडिया में देखो ना आज न्यूमोलॉजी चल रही है। हाँ, खूब अंक ज्योतिष के ऊपर खूब बात कर रही है, और जितने भी अंक ज्योतिष हैं वो एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है। और जितना मार्केट में देखो वास्तु चल रहा है, जितने भी वास्तु एक्सपर्ट्स हैं वो ज्योतिष नहीं है। तो क्या अंक ज्योतिष के लिए भी मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए? मतलब आप मुझे एक बात बताइए कि आप डॉक्टर हैं तो आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आप कैसे मेडिसिन लिखे देंगे ना, आपने पहले MBBS तो की होगी, तभी तो आप डॉक्टर बनेंगे। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, जितने ये न्यूमोलॉजिस्ट हैं ये कंपाउंडर भी नहीं है। हाँ? आपके चैनल के माध्यम से Oh my बताऊंगा, God. उन्होंने नर्सिंग भी नहीं की हुई। कंपाउंडर तो बहुत बात की बात है, वो तो एक डॉक्टर के पास 5-6 महीने 7 महीने उन्होंने सीखा। और ये आज वो इंडिया की एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी मजाक बन के रह गई है। आपको इसके बारे में बाद में डिटेल में बातें बताऊंगा। पहले मैं आज आपको थोड़ा सा कहानी पे आते हैं फिर से। हाँ, कुछ दिल की बातें आपसे करता हूँ। और इसलिए मन में एक व्यथा है, मन में एक चिंता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो जब इसके बारे में सर्च करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो लोगों के पास जाना शुरू किया, एस्ट्रोलॉजर के पास, तो पता लगा कि जो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल वास्तव में हमारे शास्त्रों में लिखी गई वो तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तब मिले फिर मैंने कहा इसके लिए तो गुरु चाहिए, बिना गुरु के बात नहीं होगी। तो फिर मैंने कहा ऐसे आप जैसे परिचित लोगों से, अच्छे लोगों से पता लगा कि गुरु हैं यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन्होंने 17 साल से उसको किसी को हाथ देखना ये बंद कर दिया, छोड़ दिया। और वो कौन है? वो कहते हैं कि भारत सरकार से मार्कंडे प्राप्त है। मार्कंडे एक ऐसी रत्न है, ज्योतिष का पुरस्कार है, जिसे भारत रत्न दिया जाता है, वैसे ऐसे ही ज्योतिष में मार्कंडे दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ज्योतिष के अंदर, तंत्र विद्या के अंदर। और भारत में अब तक वो सिर्फ 5 ही लोगों को मिला है, और जिसमें से बस 5 ही लोगों को, और उसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई। एक ही मात्र गुरु ऐसे हैं जो मेरे मार्कंडे गुरु जी, और उनका एकमात्र शिष्य मैं हूँ। हाँ, पिछले 17 सालों से उन्होंने शिष्य बनाना बंद कर दिया कि इस बात से दुखी होके कि अब एस्ट्रोलॉजी कोई, इसको लोगों ने क्या कर लिया है, व्यवसाय बना लिया है कि उनको लोगों का उनके नाम पे पैसा ठगा जा रहा था। चलिए उनसे सीखा, जब उनसे बड़ी उन्होंने मेहनत से उन्होंने मुझे अपना शिष्य अपनाया। एक बहुत लंबी कहानी, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। शिष्य बना तो मैंने उनसे एस्ट्रोलॉजी सीखी, और फिर उन उपायों को मैंने अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई किया। अब एस्ट्रोलॉजी इसलिए तो सीखी नहीं थी कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, मुझे तो इसलिए सीखनी थी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, और ऐसे एस्ट्रोलॉजी या कैसे कौन से खगोलीय परिवर्तन होते हैं जिससे आदमी की लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो मैंने इसको जब अपने लाइफ में करना शुरू किया तो धीरे धीरे मैं उससे बाहर आ गया। वो जो बात थी, उनकी बात जो थी कि मरने वाला है, इसका कुछ नहीं होगा, ये बात तब चल रही थी मन में, या जब गुरुजी से मिले थे तब? हाँ, लेकिन अपने पॉजिटिव लोग हैं ना, मोटिवेशनल लोग हैं। हाँ। तो मैंने बोला भैया तेरी तो ऐसी की तैसी।
क्या बात है, ये बड़ी बात तुम है। मुझे मारने वाला कौन होगा, मरेगा तो ऊपर Good. वाला मारेगा, तो आप Good. मुझे मारने वाले कौन हो। So true. जब मरेंगे तो पता ही नहीं लगेगा एक पल में क्या होना है। क्या बात। आप ऐसी बातें सबके सामने कैसे कह सकते हैं, कोई बात नहीं, आपसे तो बाद में निपटेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। तो मैं भी एक बड़ा बोल्ड आदमी हूँ। क्या बात। और ठीक है, इसको चैलेंज की तरह लिया, तो सीखा और अपने ऊपर उपाय चालू किए और लागू किए इसको, और पता लगा कि 6 महीने के अंदर रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी शुरू होगी, काम मिलना शुरू हो गया। जो लोग दुश्मन थे 7-8 FIR होगी थी। जैसे जब आप बैंक हो जाता है, बिल्कुल, तो ये खर्च सारी हो जाएगा तो चीजें, लोग के पैसे लौटाने में होते पैसे हैं, लौटाने होते हैं, तो लोग FIR भी करते हैं और लोग जिल्लत भी करते हैं, आपको पता है, परेशान भी करते हैं। तो वही लोग जो परेशान करे थे, जो जिल्लत कर दे रहे थे, वही लोग अब क्या हो गए, दोस्त बनने लग गए, और वही लोगों ने काम देना शुरू कर दिया। अरे आई वाज सो सरप्राइज कि एक दान देना हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है, एक किसी को डोनेशन करना क्या हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है, और दान और डोनेशन किस चीज का होना चाहिए ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ होना, क्या ऐसा भी होता है कि गलत जगह अगर आपने दान दे दिया तो उसका क्या दुष्प्रभाव भी है, उसका कुछ बैड इफेक्ट भी है? सारा कुछ यही तो हम एस्ट्रोलॉजी यही बताती है कि एस्ट्रोलॉजी एक व्यवस्था है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक व्यवस्था है जो ज्योतिष में बनाई गई है कि जैसे ही आपका जन्म होता है, जैसे देखिए ना, मार्केट से एक मोबाइल लेकर आते हैं, तो मोबाइल में क्या है कि इसमें मैनुअल है, लिखा होता है कि मोबाइल का कैसे यूज करना है, इसको सेटिंग में जाना है और ये फंक्शन चाहिए तो ये करना है। तो ऐसे ही आपका जो जन्म कुंडली आपका मैनुअल है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपने किन किन को डोनेशन करना है, पिछले जन्म में आपने क्या बुरे कर्म किए, ये सब कुंडली में है, ये सब आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। तो यदि आपको, जैसे अभी मैं भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने पहली बार बोला कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप कर्ज कैसे चुका सकते हैं। तो आपने तो किया है, हमने तो किया। आपकी तो शुरुआत ही एस्ट्रोलॉजी में वहां से हुई है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और न्यूमरोलॉजी की बात की। तो हमारी कुंडली में एक छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। ठीक है, अब इसका मतलब रोग ऋण शत्रु का कोई घर है तो ऋण है ना, तभी तो हेल्थ है, तभी तो लोन है। तो यदि वह किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप कर्जे की समस्या में आ सकते हैं। तो इसका मतलब जब तक आप उस ग्रह के पास में नहीं जाएंगे, उस प्लैनेट की चीजों के पास में नहीं जाएंगे, वो ग्रह आपके पीछे पड़ा रहेगा। ऐसा हमारी एस्ट्रोलॉजी में लिखा गया है। कैसे ठीक होगा वो, मान के चलिए बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी सच में कर्जे में, सबसे कर्जे। तो इसके लिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में 3 प्रकार की राशियां बताई गई। इसमें सबसे पहले धर्म की राशियां। ठीक, धर्म की राशियां हैं 1, 5, 9, सिंह, धनु और मेष राशि। ठीक, ऐसे ही पैसे की राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि। ऐसे ही इच्छा पूर्ति की राशियां, अरे उसमें है कन्या, उसमें आती है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ की राशि, और फिर आती है मोक्ष की राशियां। मोक्ष यानी कि दान, डोनेशन। इसमें कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो ये 4 स्तंभ हमारे एस्ट्रोलॉजी में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप कभी वाराणसी गए? गया। वाराणसी में एक चौराहा है, मात्र एक चौराहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो वाराणसी में भगवान शिव के द्वारा बनाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो धर्म का स्तंभ है, जिसमें 4 रास्ते जाते हैं, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का। एक जो रास्ता है वो मंदिर में जाता है। ठीक। एक जो रास्ता है वो शमशान भूमि में जाता है, यानी कि मोक्ष में। अच्छा। एक जो रास्ता है अर्थ यानी कि व्यापार की मंडियों में जाता है, और एक काम यानी कि घर की तरफ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये एस्ट्रोलॉजी कोई मेरे द्वारा तो लिखी नहीं गई है, ये भगवान शिव के आशीर्वाद से, गणेश जी के आशीर्वाद से पाराशर जी ने इसको लिखा, साइंस को लिखा। तो वो उन्होंने बताया कि मोक्ष की राशियां, जितने आपको जब चेक करना हो कि आप बड़े आदमी हैं कि छोटे आदमी हैं, आपको चेक करना हो आपके जितने ग्रह धर्म अर्थ की राशि में बैठे होंगे या इच्छा पूर्ति की राशि में होंगे, आप बड़े आदमी होंगे। ओके। और जितने ग्रह आपकी मोक्ष की राशि में होंगे, इसका मतलब है कि आपने पिछले टाइम पे बहुत कमा लिया, अब आपको डोनेट करना है, डोनेशन करना है, अब आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। और या फिर आपने पिछले जन्म में बहुत डोनेशन किया हुआ है, तो इस साल आप इस में क्या करोगे, पैसा कमाने के लिए आए हो। तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि साहब आप बड़े आदमी हैं, आप मोटिवेटर स्पीकर हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बेस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, और उसके अच्छे कर्म आपको, मेरे को कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। और यदि आप कर्जे में, समस्या में हैं, तो आपको जो मोक्ष की राशि में ग्रह बैठे हुए हैं, उन चीजों का डोनेशन आपको उस संबंधित विभाग में जाके करना है। कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ करना चाहिए, अगर मुझे डोनेशन करना है,
या मैं अपने इसमें ग्रहों को ठीक करना है। हाँ, इसमें बताता हूँ। मीन की राशि, मीन की राशि को आश्रम की राशि कहा गया है। ओके। जितने भी प्रकार के जो आश्रम हैं, जेल खाना है, पागल खाना है, या जो भी प्रकार का, इसे मीन राशि कहा गया है। जेल है। यदि आप हॉस्पिटल, इसका मतलब है कि या तो आप पहले वहां पे चले जाओ, या फिर वो आपको वहां पे ले आएगा। अरे ये तो गजब है। ओके। तो आप अब मेरी बात, अभी क्या होता है कि आश्रम है, आश्रम में कौन जाना चाहता है? जो कोई नहीं जाना चाहता। हाँ, मतलब अब जो मतलब कि जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, वृद्ध आश्रम में कौन जा रहा है? अच्छा, वृद्ध आश्रम, हाँ, जो पूरी तरीके से ठुकरा दिया, पूरी तरीके से ठुकरा दी गई। अनाथ आश्रम में कौन जाना चाह रहा है? जिसका कोई नहीं। हाँ। अंधों के आश्रम में कौन जाना चाह रहा है? जिसे कोई नहीं है। तो मतलब उसके लिए है, लेकिन वो बेचारा समाज से कट चुका है। तो आपका ये ड्यूटी है कि आपको आपके जो मीन राशि में जो ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी वस्तुएं उन आश्रम पे पहुंचाओ। अब देखो कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे एस्ट्रोलॉजी में हम पाराशर जी ने, भगवान शिव ने, गणेश जी ने बनाई कि आप बोलिए कि मैं बोलूँ कि आप सारी दुनिया गुड़ उठा के आश्रम में पहुंचा देगी, तो आटा कौन देगा? सारी दुनिया चावल पहुंचा देगी, चीनी कौन देगा? दाल कौन देगा? हाँ। तो कितनी बढ़िया हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये व्यवस्था बनाई गई है कि आपको आश्रम के अंदर क्या चीज पहुंचानी है, ये आपकी कुंडली देखकर हम बताएंगे आपको। अच्छा, ये भी कुंडली देख के बताया जाएगा? ये तो है कि आपको किस चीज का डोनेशन करना है, आपको किस चीज का दान करना है। और यदि आप ऐसा अपने लाइफ में करते रहते हैं, जैसे अभी मैंने आपका वीडियो देखा कि आप खर्च करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। खर्च करते हैं तो एक आप छोटा आदमी हमेशा खर्चे में लगा रहता है, और एक बड़ा आदमी इन्वेस्टमेंट करता है। और ये जो आप डोनेशन कर रहे हैं, जो आप दान कर रहे हैं दोस्तों, ये खर्चा नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपके और आपके बच्चों को रिटर्न देगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अमेरिका में पूरा एक रिसर्च हुआ इस पे कि जो लोग चैरिटी कर रहे हैं कई वर्षों तक, उनको देखा गया कि क्या उनकी इनकम बढ़ रही है। तो लगभग 10-20 वर्षों तक रिसर्च हुए हैं और पाया गया कि जितने लोगों ने चैरिटी की, उनकी कमाई बढ़ गई, उनका टर्नओवर बढ़ गया। जी बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपको। आज मेरा जो आपसे मिलने का, पॉडकास्ट करने का एक मकसद है कि हम लोग सनातन धर्म के बारे में लोगों को बारे में बताएं। और इसी प्रकार से यदि आपको पैसा चाहिए, पैसा देने की और इच्छा पूर्ति की 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ राशि को नंदी से देखा जाता है। नंदी जो भगवान शिव का वाहन है। और तुला राशि यानी कि गाय से देखा जाता है। और आपके रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है और तुला राशि में गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। आप अपने वजन के बराबर चने की दाल गौ माता को खिला दीजिए और देखिए आपके रिश्ते कैसे ठीक हो जाते हैं। रिश्ते ठीक हो गए? एक बार और बताइएगा इसको, बहुत लोग के रिश्ते खराब चल रहे होंगे अभी। अच्छा, इसको ये कर लेते हैं, जैसे एक रिश्ता है पति पत्नी का, कुछ रिश्ते हैं फ्रेंडशिप वाले, कुछ है पार्टनर्स के भी। बिजनेस तो आपने खुद भी किया, कितने बिजनेसमैन को आप देख रहे होंगे, उनकी सहायता कर रहे होंगे। तो हर जगह रिश्तों का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, और कुछ जगहों पे तो बहुत ही खराब चल रहा होता है। क्या करना चाहिए, फिर से एक बार बताइए। देखिए, रिश्ते कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका लव एंड अफेक्शन है, प्यार है किसी से, तो 5वें घर से देखा जाता है। ओके। और जो आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है, वो 7th हाउस देखा जाता है। ठीक। और जो आपके यार और दोस्त हैं, वो आपके 11वें घर से देखे जाते हैं। अलग अलग घर हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो यदि आप, और हम तो आपकी एस्ट्रोलॉजी देख के ये भी बता सकते हैं कि आपके अफेयर, लव और अफेयर कितने रहेंगे। अच्छा, हाँ, मल्टीपल आपका अफेयर रहेगा या नहीं रहेगा, क्या बात है, एक्स्ट्रा अफेयर रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, चलिए ये बात की बात है, इसके ऊपर अपने चर्चा नहीं करें। तो यदि आपका रिश्ता खराब चल रहे हैं पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 7वां घर और तुला राशि जो संबंधों की राशि है, वो आपको इतनी अच्छी नहीं है। तो यदि आप उसके बैठे हुए पापी ग्रहों की बैठी हुई चीजें आप गौ माता को खिला देते हैं या फिर किसी गरीब आदमी को खिला देते हैं, तो वो जो ग्रह आपसे दुश्मनी निभा रहा था, अब वो हल्का हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे वो जो रिश्ते हैं, वो आपकी कुंडली में अच्छे होने लग जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट कैसे होता है, मतलब ये सच में होता है और क्यों होने लगता है इसका इम्पैक्ट? देखिए, इसका मैं आपको इसका एक इम्पैक्ट, थोड़ी सी बात बताता हूँ। इसका इम्पैक्ट क्यों होता है और कैसे होता है, इसको आपके ही मोटिवेशन से ही समझते हैं। ठीक है। देखिए, आप अक्सर लोग मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर क्या बोलते हैं कि आपकी लाइफ में यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में से एक को चुनना होगा।
प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में से एक को बड़ा विवाद चुनना होते रहता होगा। है आचार्य जी की भाई कितने घंटे काम किया जाए। अभी नारायण मूर्ति वाला भी विवाद चला था। हाँ। तो मैं आपकी बात बताऊं, अक्सर मेरी वाइफ मुझे कहती है कि आप सारा दिन काम करते रहते हो, मुझे समय कब दोगे? ये खूब सभी होता का है, सभी का सबके क्वेश्चन साथ है ये तो मैं tension। वाइफ को बोलता हूँ कि जो ये तूने इतना बड़ा बंगला लिया है, आज तो बड़ी एक जगुआर में घूम रही है, जब तू तेरा मन करता है तो 2-3 लाख 5 लाख की शॉपिंग कराती है, यदि मैं तेरे को समय देने लगेगा तो तू ये नहीं कर पाएगी। अब तू बता, तेरे को मैं चाहिए कि वो चाहिए? क्या बात है, अपना आचार्य जी भी बता रहे हैं कि भाई पर्सनल लाइफ अगर और प्रोफेशनल लाइफ में पहले तो काम को ही प्रायोरिटी देनी होगी, अगर पर्सनल लाइफ भी ठीक कर रही है प्रायोरिटी देनी होगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने क्या बोला, जब मैं तेरे पास जाके बैठ जाऊंगा तो बोले कि तुम काम पे नहीं जाते हो, साथ में घर बैठे रहते हो। ठीक। और अब अपना मिलना 2-4-5 दिनों के बाद होता है तो प्यार भी बना रहता है। तो मैंने उसे बोलता हूँ कि उसको फिर मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बनाकर दिखाया वाइफ को। तो मैंने कहा देख इसको समझ कि जो हमारा कुंडली का 10वां घर है ना, ये प्रोफेशनल लाइफ का है, ठीक है, और जो चौथा घर है वो पर्सनल लाइफ का है। और चौथे घर में गुरु उच्च के होते हैं और 10वें घर में गुरु नीच के होते हैं, और 10वें घर में मंगल उच्च के हैं और चौथे घर में मंगल नीच के हैं, और दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिसकी वर्क प्रोफेशनल लाइफ जिसको अच्छी करनी है, उसको पर्सनल लाइफ में से, परिवार की लाइफ में से थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और पहले तू अपना काम कमा ले, फिर पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना भैया। तो पता लगे कि पहले आप अभी बीवी की शादी हुई नहीं, उसकी आप कमर दबा रहे हो, तो प्रोफेशन कैसे चलेगा? और तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। यदि आपको आगे बढ़ना है तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में से पहले एक को चुनना होगा, और फिर आप देखिए, फिर आप अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कीजिएगा, फिर गुरु और मंगल को लाइफ में लेकर आइए। देखिए, वाइफ भी कुछ और प्रोफेशन भी कुछ, दोनों को बैलेंस करने का क्या तरीका होगा, मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरी लाइफ का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है सर कि यदि आपके पास पैसा है तो आपकी लाइफ की 50 से 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सही है। आजकल तो 80-90% 80-90%। मैं ये फिगर लेना नहीं चाह रहा था, तो मेरा ये कहना था। तो अभी आपको एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि एक लाइन भी अक्सर हम लोग बोलते हैं कि जब तक सपने पूरे नहीं होते तो नींद नहीं आनी चाहिए। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जब तक पूरे न हो नींद नहीं उड़ा देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में 12वां घर नींद का है। अच्छा, नींद का भी घर है? नींद का भी घर है कि आपको चैन से नींद आएगी नहीं आएगी। और 11वां घर आपके सपनों को पूरा करने का है। और यहाँ पे फिर वही बात कि 12वां घर 11वें घर का एंटी है। क्या यदि आपको चैन से नींद लेनी है तो आप सपने भूल जाइए, सपने भूल जाइए। क्या बात। और ये सपने पूरे करने हैं तो नींद भूल जाइए। किसी एक को तो भूलना पड़ेगा, किसी एक को तो आपको भूलना पड़ेगा। और जब सपने बड़े होंगे तो समस्या भी बड़ी होगी और जश्न भी बड़ा होगा। देखिए, ये बात चूंकि हम लोग तो ऐसे ही कहते हैं, हम लोग एक साइकोलॉजी के तहत कह देते हैं कि भाई जिसके पास सच में सपना होगा उसको नींद कम आएगी। अगर सपने है उसके अंदर में कुछ करने की चाहत है तो नींद उड़ेगी, उसको एक बेचैनी तो महसूस होगी, एक एग्रेशन तो रहेगा कि कुछ करना है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से इसको जो आपने समझाया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि दोनों एक दूसरे के एंटी है, कि 11वें घर में इच्छा पूर्ति का घर है। तो सर ये एक्चुअली मतलब कि आप जैसा मैं मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा तो मुझे पता लगा पाराशर ने तो बहुत कुछ बताया इसके बारे में। तो इसको हमारे एस्ट्रोलॉजर ने समझ नहीं पाए ना। हम लोगों ने सिर्फ इसको आप देखिए ना, एक प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी कि सामने वाले के माइंड में कि तू ऐसा है, तेरे ऊपर कुछ कर दिया गया है, तेरा 1 और 8 का नंबर दुश्मन है, तेरा 3 मूलांक है, तेरा 6 भाग्यांक है, तो ये सबसे बड़ा एंटी है। तो आप मेरी बात को समझ लें, डराने के नाम पे पैसा जो लिया जा रहा है वो आज की डेट में चल रहा है। जबकि एस्ट्रोलॉजी ने गाइड का काम करती है, कोच का काम करती है। आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपको क्या प्रोफेशन करना है। जैसे मान लीजिए आप कोचिंग का काम करते हैं, आप मोटिवेशन का काम करते हैं, तो बोलने का भाव 2nd हाउस है। ओके, मतलब आप बोलकर पैसा कमाएंगे। ओके, तो इसका मतलब आपका 2nd हाउस अच्छा है। आपके फॉलोअर अच्छे होंगे, नेम एंड फेम अच्छा होगा, मतलब आपका 3rd हाउस अच्छा है। आप एक नेता हैं, आपकी पब्लिक गैदरिंग में बहुत ज्यादा भीड़ आएगी, मतलब आपका 4था घर अच्छा है। और यदि आपका दूसरे भाव का संबंध, आप बोलने के बहुत अच्छे स्पीकर हैं, वो दुनिया में कितने अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन बोलते तो अच्छा है लेकिन पैसा नहीं कमा रहे। तो इसका मतलब है कि आपके दूसरे भाव का संबंध आपकी इच्छा पूर्ति से या कर्मों के भाव से नहीं बनता है।
क्या हुआ इसका और मतलब इसका थोड़ा मतलब और ये, एक्सप्लेन हाँ, करेंगे? इसको क्योंकि बहुत explain- ऐसे लोग हैं जो कोच है, हम्म, ट्रेडर है, हाँ, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पा पैसा नहीं कमा, हाँ, तो बोलने में अच्छा, नॉलेज भी, नॉलेज हाँ, भी है, स्पीकर भी लेकिन अच्छे पैसा हैं, नहीं बना पा पैसा रहे। नहीं कमा। हाँ, तो इसका मतलब है कि उनका पैसे वाला जो भाव है और जो इच्छा पूर्ति या काम का भाव है, उन दोनों में जो संबंध है ना, वो शत्रुता का है। ठीक। तो यदि हम उन शत्रु वाले ग्रहों का डोनेशन कर दें, जहां पर उनका वो उनकी कुंडली से देखकर कि आप इस जानवर के पास जाइए, इस पशु के पास जाइए और इनको ये खिला दीजिए, तो वो ग्रह आपके हल्के हो जाते हैं और आपकी फेवर में आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से मैं आपको दोबारा से इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि बैठी हुई है, ठीक है, अभी आपका कुंडली तो देखा नहीं मैंने, हाँ, और सेकंड, और आप सॉफ्ट बात करते हैं, लोगों को बात आपकी जचेगी नहीं, ओके, आपको लोगों की बात आपको समझ में नहीं आएगी। और जैसे ही आप तड़क भड़क बात करनी शुरू करते हैं, कॉन्ट्रावर्शियल बात करना शुरू कर देते हैं, आप चर्चा में भी आना शुरू हो जाएंगे और आप पैसा भी कमाना शुरू कर देंगे। अरे गजब। तो आप मान लीजिए आपका चंद्रमा के साथ में शनि बैठा हुआ है और आप गाने गा रहे हैं, आधुनिक गाते रहिए, कोई सुनेगा ही नहीं। चंद्रमा और शनि, शनि का मतलब ओल्ड इज गोल्ड। आप पुराने गाने गाना शुरू कर दीजिए, देखिए लोग कैसे आपको सुनते हैं, लोग आपके विचार, आपके मजा आता है। चंद्रमा के साथ में केतु बैठा हो, आप रैप गाना शुरू कर दीजिए। ओके, चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हो तो आपको रैप गाना है, और चंद्रमा के साथ में केतु बैठा तो आपको क्लासिकल गाने गाने हैं, और ये चंद्रमा के साथ में शुक्र बैठा हो तो आपको रोमांटिक गाने गाने हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये डिसाइड करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कि आपका जन्म इस दुनिया में किस लिए हुआ है। आज देखिए ना कि 90% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। क्यों फेल होते हैं मतलब? और ये रियलिटी है कि 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों को देखकर काम कर रहे हैं। वो उनको खुद को नहीं पता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मुझे कौन सा काम कर रहा है। आपकी कुंडली में पेट्रोल पंप का काम अच्छा है, इसने सोचा कि शर्मा जी के लड़के ने पेट्रोल पंप का काम करा और बड़ा अच्छा चल रहा, भाई साहब मैंने भी कर लिया। अरे भैया, शर्मा जी के भाग्य में पेट्रोल पंप का काम में था, तेरे का भाग्य में टूर एंड ट्रेवल का काम था, अब उसमें पैसा कमाते हो। सही। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो हो सकता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर से पैसा कमा रहे हैं, और एक आदमी जो पैकिंग बॉक्स का काम कर रहा है उसमें पैसा कमाए। एक बंदा है कि वो कच्चे तेल से पैसा कमा रहा है, और एक बंदा हो सकता है कि पैकिंग ऑयल से पैसा कमा रहा है। तो ये कुंडली से पता चल जाता है। यही तो कुंडली में लिखा है, ये तो एक गाइडेंस है, ये एक मैनुअल है जो आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट आपको देखकर बताता है। और मैं आपको एक बात हैरानी की ओर बताऊंगा साहब, आपको आनंद आएगा सुनकर। हम आपको आपने सीक्रेट्स के बारे में सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी में होता है कि सीक्रेट आप विजन बोर्ड लगाइए, ये भी हमारी इंडिया की एस्ट्रोलॉजी साइंस है। रहस्य काफी फेमस हुई सीक्रेट, काफी फेमस सीक्रेट बुक है। तो उसके बारे में बताऊं कि ये ना हमारे इसके पूरे पीछे भी पूरी कहानी है। हमारे जो शास्त्र थे ना, मुगल उठा के लेके थे, ठीक है, मुगलों ने उठा के अफगानिस्तान में, कहा इराक ईरान में रखे, और वहां से ये पूरे वर्ल्ड में फैल गए। जिसके पास जो शास्त्र आया, जापान के पास, जैसे चाइना के पास हमारे एलिमेंट से, तत्वों से रिलेटेड आया, तो उन्होंने लोशोगिड लिख दिया, जबकि लोशोगिड भारत पे लागू ही नहीं होता, निमोलॉजी भारत पे लागू ही नहीं होती। इसके बारे में मैं बाद में एक शब्द में मैं आपको निमोलॉजी के बारे में बात खत्म कर दूंगा, तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 फरवरी 1995। तो आप अपना जन्मदिन हर बार 4 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो क्या आप कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन, क्या 4 फरवरी, मान लीजिए कृष्ण जी का जन्म 4 फरवरी को हुआ, तो क्या जन्माष्टमी हर साल एक ही डेट को आती है? नहीं। क्या दीपावली एक ही तारीख को आती है? नहीं। क्या होली एक ही तारीख को आती है? बिल्कुल नहीं। तो जब ये सब एक ही तारीख को नहीं आती, तो हमारा जन्म एक तारीख को कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये है कि जिस महीने के जिस तिथि को आपका जन्म हुआ, वो आपकी जन्म तारीख है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये तो कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये तो अभी बना है 2025 पहले, और जबकि हमारा इतिहास तो अरबों खरबों साल पुराना है। क्या बात है। तो इसका मतलब ये न्यूमरोलॉजी के नाम पे आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप बात समझ रहे हैं? और न्यूमरोलॉजी को साइंस ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी साइंस के अंदर। इसमें तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, जब भी आज के डेट में तो काफी पॉपुलर है, बहुत फेमस हो। तो ये होता क्या ना कि न्यूमरोलॉजी क्यों फेमस होगी? जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने अपना ज्ञान किसी को बांटा ही नहीं। बैठ गया ये आपने जैसे बताया, हाँ, कि उन्होंने बताया ही नहीं किसी को, अपना नॉलेज ही नहीं दिया आगे। आज एस्ट्रोलॉजी में बात क्या की जा रही है? एस्ट्रोलॉजी की तो बात ही नहीं की जा रही, बात की जाती है कि तेरे ऊपर कुछ कर दिया क्या है, तेरे ऊपर नजर है, तेरे ऊपर काम है। तो आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, फिर उनको नजर क्यों नहीं लगती? मैं ये नहीं कहता कि ब्लैक मैजिक या इवल आइज नहीं होते, ये होती हैं। इनका निवारण भी
किया जा सकता है, और इसका भी हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। और ये हम भी करते हैं, हम भी करवाते हैं, और हम भी कहते हैं कि आपको अपने हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी नज़र उतारनी चाहिए। अच्छा, उसका विधि है। और क्या विधि, तो ये भी बताई जा सकती है? हाँ, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, ठीक, जिसमें से 3 जो ग्रह हैं वो हमारे शत्रु हैं। कौन कौन? ये आपकी जन्म कुंडली से देखकर बताया जाता है। अच्छा, सबके अलग अलग होंगे? सबके अलग अलग होंगे। तो 3 हो सकता है कि मेरा सूर्य मित्र है और आपका सूर्य शत्रु है। ओके, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझने की कोशिश आपको बताता हूँ कि आपका ग्रह शत्रु है या मित्र, आप कैसे समझो। जैसे आपको ये चेक करना है कि गुरु मेरा शत्रु है या गुरु ग्रह मेरा मित्र है। तो आप आम खाएं और आम खाकर किसी के चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, तो ये समझ लेना कि उसका गुरु ग्रह शत्रु है। क्या बात। हाँ हाँ, यस। और यदि किसी के चेक करना हो कि शनि ग्रह उसका शत्रु है कि मित्र है, शनि का मतलब होता है एसी, पंखे, जितने भी ठंडी चीजें हैं, सबसे ज्यादा जो कोल्डेस्ट प्लेनेट है वो शनि ग्रह। जैसे आप कोल्ड स्टोरेज का काम कर रहे हैं, एसी का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको कौन सा व्यापार चुनना है, मान लीजिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे अपन। तो आपके घर के यदि एसी बार बार पानी लीक हो रहा है, पंखे आवाज कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि शनि ग्रह आपका खराब है। तो या फिर उस समय कुछ समय के लिए शनि ग्रह आपका अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जिसके भी ऐसे चीज है तो उसको ठीक करवा लेना चाहिए जल्द से जल्द। आप अपने ग्रहों को ठीक कीजिए, आपका एसी खराब ही नहीं होगा। अच्छा, ये भी है। एक बार तो आपको ठीक कराना ही पड़ेगा। ठीक है। आपको ये इंडिकेशन दे दिया उसने कि मैं भैया बात तेरी लाइफ में अब मैं तेरे से नाराज हो रहा हूँ। आपके घर में बार बार एसी खराब हो जा रहा है, बार बार, तो यानी उसका शनि खराब चल रहा है। अब उसके शनि महाराज जी थोड़े से उससे नाराज चल रहे हैं। यदि घर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रही है, क्या बात, बल्ब खराब हो रहे हैं, बटन खराब हो रहे हैं, तो मतलब राहु ग्रह अब उनसे नाराज चल रहे हैं। और आपके घर पे पानी लीक हो रहा है बार बार, घर पे सीलन आ रही है, तो मतलब है कि चंद्रमा ग्रह आपके खराब हो रहे हैं। तो आप बता रहे थे शत्रु। हाँ, तो इसी प्रकार से हमने चेक किया भी 3 ग्रह शत्रु हैं और 3 ग्रह आपके मित्र हैं। तो जो शत्रु ग्रह हैं उनकी चीजों को लेकर अपने ऊपर से नजर उतार के एंटी क्लॉकवाइज मार के आप उनको बाहर, घर के बाहर जला सकते हैं उनकी वस्तुओं को। जैसे मान लीजिए कि आपका राहु ग्रह है, आपके शत्रु हैं, तो चाय पत्ती लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मारे और आप उसको अपने हाथों से रब करके किसी भी गरीब आदमी को दे देंगे, तो आप देखेंगे एकदम से आपका काम नहीं हो रहा है और आप स्टक होकर बैठे हैं, तुरंत आपका माइंड काम करने लगेगा। क्या बात है। तो इस प्रकार से हम नजर उतारते हैं, काम को रोकते हैं, ताकि वो जो ग्रह है आपके साथ में, तो जैसे ही आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज मारा तो उस ग्रह का जो भार है वो काफी हद तक आपसे हल्का हो जाता है। जी। कौन सा बिजनेस चुनना चाहिए? अभी स्टार्टअप फील्ड होने की हम लोग बात कर रहे थे, ये कैसे पता चलेगा? क्या उसको कुंडली दिखा लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? 100% मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दिलाना है। आपने कॉमर्स दिलाना है, मेडिकल दिलाना है या नॉन मेडिकल दिलाना है, ये भी हम कुंडली के माध्यम से सामने वाले जातक को बता सकते हैं। क्या बात। और आपके बच्चे को आपकी कौन सा बिजनेस आपको सूट करेगा, ये भी हम आपकी कुंडली से आपको देखकर बता सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे टाइम बच जाएगा। टाइम और भाग्य। देखिए, भाग्य का घर कौन सा है? 9th हाउस। ठीक। और आपके कर्म का हाउस है 10th हाउस। यदि आप अपने कर्म और भाग्य को एक साथ बैठा देते हैं तो आप 1 और 1 11 हो जाते हैं। आज लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि आपके भाग्य में लिखा क्या है? क्या बात। हम तो सिर्फ और सिर्फ भाग्य को कोस रहे हैं। हो सकता है आपके भाग्य में वो काम लिखा हो कि वो काम किया नहीं है और आपने टेक ऑफ किया नहीं। तो आपको अपने भाग्य के अनुसार काम को चुनना चाहिए। तो इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। जैसे जो लॉजिस्टिक का काम है, ठीक, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। यदि आपका चंद्रमा ग्रह उच्च का है और आपका संपत्ति का बैठा है या मित्र या अति मित्र का बैठा है, जो हम कुंडली देखकर बताते हैं, तो आप लॉजिस्टिक का काम कीजिए, आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कीजिए। जैसे ही मैं एस्ट्रोलॉजी में आया तो मैंने किसी से पूछा कि सर ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है? कहते सर ट्रांसपोर्टेशन का काम शनि का है। मैंने कहा क्यों, शनि का काम क्यों है? कहता देखो ट्रक लोहे से बने होते हैं। ओके, इसलिए इसलिए अज्ञानता का भंडार देखिए। मैंने कहा भैया कौन सा ट्रक लोहे से बना है? हाँ, उसकी जो बॉडी है तो लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, ठीक है। और जो ट्रक है क्या एक जगह काम स्थिर होकर काम कर रहा है? नहीं, तो मूवमेंट से काम कर रहा है, और मूवमेंट चंद्रमा से देखी जाती है।
तो वो ट्रक चाहे लकड़ी से बने, चाहे वो लोहे से बने, चाहे वो एल्यूमिनियम से बने, उसे क्या मतलब है? जो काम आपको मूवमेंट दे रहा है वो चंद्रमा ग्रह का काम है। यदि कोई काम केमिकल का है, कोई काम फर्नीचर का है, ठीक, कोई काम फार्मास्यूटिकल सेक्टर का है, हेल्थ सेक्टर का है, वो सूर्य ग्रह का है। क्योंकि सूर्य आपकी हेल्थ का कारक है, सूर्य आपकी इम्यूनिटी का कारक है, आप दवाइयों का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सूर्य ग्रह चेक करना है कि सूर्य ग्रह आपकी फेवर का है कि नहीं है। और नहीं है तो उसको फेवर में लाया जा सकता है। उसको फेवर में लाया जा सकता है। मुझे वही काम करने का मन है, मेरा मन है नहीं मैं वही करूंगा, तो उसको फेवर में लाया जा सकता है। हाँ, उसको फेवर में लाया जा सकता है। उसके डेफिनेशन कुछ या तो दान देने पड़ते हैं, या उन चीजों को उन ग्रहों चीजों मतलब उन लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए जो लोग आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह से खराब कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि हर वक्त जरूरी नहीं कि आपको गेहूं आश्रम में ही पहुंचाना है। हो सकता है कि सूर्य आपका वृश्चिक राशि में बैठा हो तो अब गेहूं आपको गरीब लोगों को देना है। सूर्य आपका मीन राशि में बैठा हो तो अब गेहूं आपको आश्रम में पहुंचाना है। और सूर्य आपका मेष राशि में बैठा हो तब आपको गेहूं मंदिर में पहुंचाना है। बात है। तो ये इतनी सारी चीजें जो ये अध्ययन करके, और कितने वर्ष लगे होंगे इस पूरे अध्ययन में इस तरीके से? तकरीबन देखिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते आज मेरे को 10 साल, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, 2025 आ गए, तो इसको अध्ययन किया, चीजों को की, तो 10 साल हो गए मुझे। आप सिखा रहे हैं कि नहीं, मुझे ये बताइए। हाँ, मैंने इसको एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को और वास्तु को, तीनों को सिखाना शुरू भी कर दिया। शुरू कर दिया है? जी जी। ओके। अभी तकरीबन मेरे पास 600 स्टूडेंट्स अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं। क्या बात है। ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और तकरीबन अभी मैं यदि ऑनलाइन ऑफलाइन सभी की बात करूं तो 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूँ। क्या बात जी। कितना टाइम अमूमन लग जाता होगा अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, वास्तु सीखनी हो? वास्तु पे भी थोड़ा भी हम लोग बात करेंगे। हाँ, वास्तु को अपने बात करेंगे। 4 से 5 महीने का ये मेरा एक कोर्स है जिसे मैं सिखाता हूँ। और एस्ट्रोलॉजी सिखाने का मेरा जो, तो लोग कुंडली खुद से वो ये जितनी भी आप बातें बता रहे थे, इस घर में उस घर में, हाँ किनका क्या, कौन शत्रु, ये सब सीख जाएंगे? अरे बिल्कुल दीदी, आप देखिए, आप एक बार मेरा एक क्लास मेरे से पढ़ के देखिए, आपको पहली क्लास में ऐसे लगेगा कि आज हमें एस्ट्रोलॉजी ये पता लगा कि हमारा जन्म हुआ है तो मेरा जन्म जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको इसमें ये भी पता लगेगा लाइफ का पर्पस, लाइफ का वहां पे है, कुंडली में यही तो कुंडली है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। 9th हाउस आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप इस जन्म में क्यों आए हैं। और यदि आप अपने भाग्य की चीजें वहां जाते रहते हैं, जैसे मेरा 9th हाउस में मीन राशि बैठी है, तो मुझे समझ में आया कि जब तक मैं आश्रम में डोनेट करना चालू नहीं करूंगा तो मेरा भाग्य नहीं चलेगा। मेरा भाग्य को मुझे बार बार टक्करें मारनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने अपनी इनकम का एक हिस्सा आश्रम में डोनेट करना शुरू किया तो जो भाग्य लॉक हुआ था वो भाग्य ओपन हो गया। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है कि आपने खुद पे ही सब इम्प्लीमेंट किया है। आप उस कैंसर, कर्ज, इन सब और एस्ट्रोलॉजी की सहायता से आप निकल के आए। तो अभी तक बहुत ऐसे केसेस हो गए होंगे आपके साथ जहां आपने मदद की होगी। कुछ ऐसा कोई किस्सा जो बहुत इंटरेस्टिंग हो या जो आपको याद हो? अरे याद क्या, मैं आपको, मेरी वेबसाइट पे नाम लिखे हुए हैं क्लाइंट्स के। हम इंडिया के एकमात्र ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो जिनकी आज की डेट में कैपिटल 10-10 हजार करोड़ से ऊपर की है, जो 2400 करोड़ रुपए का पेट वो देते हैं, उनके नाम मेरी वेबसाइट में मेरे क्लाइंट्स का मैंने दे रखा है। अच्छा। 2400 करोड़ का पेट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो और उनका आप 1 साल पहले का टर्नओवर भी गूगल से उठा के दे सकते हैं। उनके नाम गूगल पे मैंने लिस्ट दे रखे हैं, तो उनका नाम आप 1 साल पहले उठा के देख लीजिए और 1 साल में मेरे टच में आने के बाद आप उनकी टर्नओवर उठा के देख लीजिए। ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस भी हैं, बॉलीवुड एंड ऑल, और बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस भी, ये सब बहुत विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं भगवान से डरकर आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के जो 7 से 60 जो पूरा स्टेट संभाल रहे हैं वो मेरे मिलने वाले हैं। यदि मैं मंत्रीज की बात करूं तो नंबर्स हो सकता है कोई गिनने में भी काउंटिंग थोड़ी कम हो जाएगी। और यदि मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात करूं या जज की बात करूं तो देखिए, आज हर एक आदमी चाहता है कि हमें एक अच्छा कोच मिले, बिल्कुल चाहेगा, अच्छा हमें एक गाइडेंस मिले। तो एस्ट्रोलॉजी में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये था, जैसे आपका एक खराब एक्सपीरियंस आपको एक सफल व्यक्ति बनाता है। क्या बात? जैसे एक ओयो का मालिक है, ओयो के मालिक ने ओयो की ऐप क्यों बनाई? क्योंकि उसका होटल ढूंढने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ओला वाले ने टैक्सी की ऐप क्यों बनाई? क्योंकि उसका गाड़ी ढूंढने का बीच में उसको छोड़ के उतर के जाना पड़ा। ड्राइवर से। ऐसी रेड बस वाले ने क्यों बनाई? क्योंकि उसका
उसको दीपावली पे घर जाना था तो उसको अच्छी बस नहीं मिली दीपावली पे। तो दोस्तों मेरा भी एस्ट्रोलॉजर बनने का जो एक्सपीरियंस यही था कि मेरे को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर लाइफ में नहीं मिला। क्या बात। तो ये मेरा आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, सही बात। तो वही उसी एक्सपीरियंस ने मेरे को एस्ट्रोलॉजर बना दिया। और लाइफ में ना घटनाएं खुद के साथ घटी। और एक बिजनेसमैन भी हूँ, आज भी बिल्डर के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आज भी काम कर रहे हैं? आज भी बिल्डर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तो अच्छा, आप अगर ग्रहों या नक्षत्रों या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या रीजन थे कि आप कर्ज में चले गए? क्या रीजन था कि हाँ मेनली कर्ज में क्या मतलब जाने का, क्या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार क्या रीजन रहा होगा? दशा महादशा, हाँ? दशा महादशा, समय। ठीक। समय जो किसी का सगा नहीं है, समय बहुत बलवान है। आप देखिए ना कि आप एक समय आता है कि आप लाइफ में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और एकदम से आपकी लाइफ में सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाता है। आप लगता है कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब अब जो समय है वह आपके शत्रु ग्रह का चल रहा है। मैं आपसे अगर ये कहूं कि अगर आपको उस समय एस्ट्रोलॉजी पता होती, उस समय आपके पास कोई मेंटर होता, कोई कोच होता, कोई गुरु होता जो एस्ट्रोलॉजी जानता, तो क्या उस कर्ज वाले वक्त को, उस फेज को एलिमिनेट किया जा सकता था लाइफ से, या उसको कम किया जा सकता था? क्या ये पॉसिबल था? बहुत ही बढ़िया बात आपने की शशि जी। कि देखिए पहली बात तो ये समझ लें कि एस्ट्रोलॉजी कभी ये नहीं कहती कि मैं भगवान हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भगवान है। क्या बात। एस्ट्रोलॉजी से तो हम किसी चीज को डेफर कर सकते हैं। क्या बात। हम किसी चीज को कम कर सकते हैं। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये कहता है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसका मतलब वो तो भगवान हो गया। क्या बात। क्या तो पहले तो इसकी कोई, आप किसी डॉक्टर के पास हार्ट का ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो पहले आपसे साइन करवाता है कि नहीं करवाता है कि अंदर तेरी डेथ होगी तो भैया मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन क्या कभी डॉक्टर चाहता है कि मेरा पेशेंट कभी नहीं डेथ हो जाए? कभी नहीं। दोनों बातों मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। वो चाहता यही है ना, वो पूरा मन लगा देता है। और आप किसी डॉक्टर के पास, हार्ट के वाले के पास जाते हो तो आप उसका एक पूरा बैलेंस शीट निकाल लेते हो पहले कि इसने 1000 ऑपरेशन किए हैं, बहुत कि इसके हाथ से कितने पेशेंट मरे हैं। क्या आपने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले उसकी हिस्ट्री चेक की? तो कहाँ मिलेगी, मिलती भी तो नहीं है सर। दूसरी चीज क्या है कि एक ये चाहे एस्ट्रोलॉजिस्ट हो या फिर मान के चलिए शेयर मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं ऑल, तो कई बार ट्रेडर्स एंड ऑल सब लोग मिलते हैं तो वो ना केवल अपना प्रॉफिट वाला भाग आपको दिखाएंगे, लॉस नहीं बताएंगे कि कितना लॉस हुआ है या कब कब लॉस हुआ है। तो ऐसा चलता है, तो इसलिए पता नहीं चल पाता इसका कोई साक्ष्य प्रमाण वो ना कहीं देखने का कुछ है नहीं। हाँ हो सकता है मिलके कुछ लोगों से बात करके पता चले। जी जी। तो मैं इसलिए आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मन कभी भी नहीं था कि मैंने वास्तु जो सीखा या एस्ट्रोलॉजी सीखा कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बनूं। तो क्या होता है ना कि आपने एस्ट्रोलॉजी की और आप एकदम से राइज होने लग गए तो लोग आपसे पूछने आने शुरू हो जाते हैं, आने लगते हैं। ठीक है। तो शशि जी आप आए मेरे पास, ठीक है। आपने बोला कि यार लभूषण भाई यार एक मेरा काम नहीं चल रहा यार, थोड़ा तुम मुझे बता पूछ के। तो मैंने उसके जनरली बोला कि यार ऐसा कर ले, तू इतना एक काम कर ले, देखो हाँ। तेरा काम हो सकता है कि काम चल जाए। उसने जैसे ही वो काम किया वो काम उसका चलने लगा। तो एक माउथ पब्लिसिटी मेरी शुरू हो गई। मैन टू मैन जो आपकी पब्लिसिटी है वो बढ़ी। तो शुरू में मैं आपको बताऊं, मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ, राजस्थान के छोटे से शहर है यहाँ। तो मैं एस्ट्रोलॉजी, तो वहाँ पे क्या जो एस्ट्रोलॉजर की फीस थी ना वो 100 रुपये थी। ठीक है। हाँ। तो मैंने ऐसी पहले क्या किसी से 500 रुपये मांग ली। हाँ। मैंने कहा चल ठीक है यार, अपने तो कमाने के पर्पज से तो नहीं कर रहे, भी लोग आने तो 5 लोग, मैं कहा 500 रुपये लूंगा तो बताऊंगा भैया। वो अगले दिन लोग बढ़ना शुरू कर, मैंने अपनी फीस 1500 रुपये कर दी। ठीक। तो भैया वो दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है। मैंने कहा यार, तो मैंने कहा भैया मैं 5000 रुपये लूंगा। मैं 5000 से कम नहीं बताऊंगा। मुझे लगा कि यार अपने को तो अपना बिल्डर वाला काम करना है, भी फीस 5000 रुपये कर देते हैं, भी लोग आएंगे नहीं, कम लोग आएंगे। टाइम बचेगा। हाँ लोग आएंगे नहीं, कम लोग। क्या 5000 रुपये कभी सुना ही नहीं था ना कि आप कंसल्टेंसी के एस्ट्रोलॉजी की उस टाइम पे 100 रुपये जहाँ चल रहा है, जहाँ 100 रुपये 200 रुपये चल रहा है। तो मैंने कहा जैसे ही अपने 5000 रुपये बोलेंगे तो कोई आएगा ही नहीं। ठीक है। तो आपको लगा यार नहीं, उसने बोला तो उस बंदे से मिलकर आ, तेरे को आनंद आएगा लाइफ का। तो मैंने उसे जैसे ही वो आया मुंबई में, किसी ने बात की, तो मैंने बोला कि अभी आप हो सकता है इस समस्या से परेशान चल रही है और 2019 से ही आपकी समस्या चल रही है। तो शी स्टैंड अप फ्रॉम जहाँ पे वो बैठा था कि सर आपको ये कैसे पता लगा? मैंने कहा इस वक्त थोड़ी सी आपकी दशा आपकी फेवर की नहीं चल रही है। क्या बात।
तो जो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, तो 2000 मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सबसे पहला अपना पॉडकास्ट 2022 में, शायद मैंने 23 में दिया होगा, रील हिट के साथ में किया। क्या बात है, बहुत पहले। अभी 3 साल पहले की पुरानी बात है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के ऊपर करोड़पति बनाने वाला पॉडकास्ट हमने किया। तो मेरे को उन्होंने पॉडकास्ट करने से मना कर दिया कि यू आर वेरी न्यू फेस, हम आपके साथ में पॉडकास्ट नहीं करेंगे। तो बात है। हाँ, तो मैंने बोला कि दोस्त, मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपके मैंने रील वगैरह देखी हैं, तो आप मेरा एक पॉडकास्ट कर दीजिए। ठीक है। हाँ। और यदि वो कल कहता सर आपका पॉडकास्ट कर देंगे, तो कल को लोग हमें ये कहने लग जाएंगे कि तुमने ये किन किन लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। ओके। हाँ, कब? ठीक। हाँ, कोई एक अच्छा फेस, नॉन फेस ना, वो एक आम हीरो को लॉन्च नहीं करना चाहता है ना अपने चेहरे पे। तो मैंने कहा, बोले दोस्त, आज अपने ऐसी बातें करेंगे जो एस्ट्रोलॉजी में आज से पहले नहीं हुई है। आप कीजिए। तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद, काफी लोगों की सिफारिश लगाने के बाद उन्होंने मेरा एक पॉडकास्ट किया। और वो मेरा पहला पॉडकास्ट था एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसको आज तकरीबन 20 लाख 18-19 लाख व्यू मेरे उस टाइम मुझे मिले। क्या बात। और तब से एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट पूरे दुनिया में और चलने शुरू हुए। उसके बाद अभी न्यूमरोलॉजी, ब्लैक मैजिक और ये वास्तु के ऊपर चीजें आना शुरू हुआ। तो भगवान की खूब कृपा है, खूब दिए है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ शशिश जी, कि हम इंडिया के पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर कंपनी है हमारी, जिसका जो आज हमारा मुंबई के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 100 करोड़ पे मानी है। 100 करोड़ पे मानी, और वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी उनको होल्ड पे रखा हुआ है। और मैं आज आपको चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख आप नोट कीजिए। मैंने आज से 2 साल पहले वो चैनल पे बोला था कि मेरी अगले 2 साल में कंपनी 100 करोड़ की वैल्यू होगी। अच्छा, और आज बोला हुआ है आपने 2 साल पहले। और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगले 2 साल में मेरी कंपनी की वैल्यू 10,000 करोड़ पे होगी। माय गॉड। आज आपको चैनल के माध्यम से यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू हम अगले 2 साल में अपनी कंपनी जो इसी बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको दोस्तों एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि जो ये एस्ट्रोलॉजी है, ये गिव एंड टेक के फॉर्मूले में काम करती है। क्या है ये गिव एंड टेक? गिव एंड टेक का फॉर्मूला है कि यदि आपको पैसा इसलिए नहीं कमाना कि आपको पैसा अपने बैंकों में रखना है, आपको पैसा अपने बेड के में पास रखना है। यदि आपको पैसा कमाना है, आपको ऊपर वाले को ये कहना है कि हे देव, हे भगवान मुझे पैसा दे, मैं गौशाला बनाना चाहता हूँ। क्या बात। मैं भगवान मुझे पैसा दे, मैं आश्रम में देना चाहता हूँ। हे भगवान मुझे पैसा दे, मैं पशु पक्षियों की सेवा करना चाहता हूँ। आपको मांगना पैसा आना चाहिए। 1 लाख की कंपनी है कि आपकी 10 लाख की कंपनी है कि आपकी 1,000 करोड़ की कंपनी है, ये तो जीरो तो आप लगाने वाले हो, उसके पास थोड़ा ना जीरो वाला के पास है। आज देखो ना कि इंडिया में आपने भी बोला कि रिसर्च हुई है, जितने लोग चैरिटी करते हैं उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। आप देखिए ना बिल गेट्स। और आज मैं एक बात बताता हूँ कि जो मैं भारत में, आप देखिए ना टाटा कितना डोनेशन करता है, बिरला कितना डोनेशन करता है। आज अंबानी फैमिली को मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आप जो कर रहे उनके पास घट भी नहीं रहा, आते ही जा रहा। तो और आपको बस एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि आपको क्या डोनेशन करना है, ताकि सब लोग एक ही चीजों को ना खिलाना शुरू कर दें। हो सकता है कि आपके वजन के बराबर एक चने की दाल एक गरीब आदमी को डोनेशन की हुई आपको बहुत बड़ा आपके लिए काम कर दे। अब मैं एक इसमें जैसे आप कहते हैं कि आपके अंदर 9 हैबिट्स होनी चाहिए। हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोलॉजी में आने ही वाला था इस पे कि हाँ चलिए आप इस पे, कई लोग प्रोक्रेस्टिनेशन है, कई लोग आलसी हो जाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं आ पाते। हाँ, वापस की बात तो बड़ी अच्छी आपने की कि कुछ देने का जब उद्देश्य होगा तो ईश्वर आपको देता चला जाएगा। तो जो 9 हैबिट्स आप अपने मोटिवेशन चैनल में हमेशा बताते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप ये हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो बहुत सारी ग्रह आपकी फेवर के हो जाएंगे। तो सबसे पहला है डिसिप्लिन का ग्रह कौन है? सूर्य। अच्छा, अब देखिए सूर्य ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका उगने का दिन भी फिक्स है और अस्त का भी समय फिक्स है। आज के 500 साल के बाद का समय निकाल लीजिए, हमारे सूर्य सिद्धांत के अंदर, पंचांग के अंदर सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय विलय है। तो 9 ग्रहों में से यदि को सबसे ज्यादा डिसिप्लिन ग्रह है वो कौन है? सूर्य। यदि आप सूर्य उदय से उठना पहले शुरू कीजिए, अपने काम को डिसिप्लिन करना शुरू कीजिए, आपका सूर्य ग्रह ठीक हो जाए। क्या बात है। तो और यदि आप इतना करने मात्र से आपका नेम एंड फेम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखो ना सब लोग आलसी खूब, अब तो और अब तो
आचार्य जी अब तो कोई मेहनत नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी चीज क्या आ गई है अभी भारत में, हर आदमी बैठे बैठे पैसा कमाना चाहता है, कोई चाहता नहीं कि मेहनत करे। ये मंगल का कुछ खेल है। मंगल पैशन, एनर्जी, ठीक। जो आलस को दूर भगाए वह मंगल है। और यदि आपकी लाइफ में आपको आलस आ रहा है तो हो सकता है इसमें दोष आपका नहीं, आपके मंगल ग्रह का तो माँ बाप भी भैया केवल बच्चों को ना डांटे, ये समझे थोड़ा सा कि ग्रह का क्या दोष है। पड़ेगा। देखिए मेरे पास ऐसे बच्चे आए थे, कल ही मैं भी दिल्ली में था, अभी 2-3 महीने पहले मेरे पास बच्चा आया तो वो उसका उठने का मन ही नहीं कर रहा है। सच में ऐसा है। सही कई लोग के साथ। हाँ, इसका वो क्या मतलब, करे बेचारा। हाँ तो इसका मतलब है कि आपको मंगल ग्रह की चीजें आपको उन लोगों तक पहुंचानी होंगी। तो जो मंगल ग्रह आपकी कुंडली में आपके बॉडी में खराब रिजल्ट दे रहा है वह अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और इसका वैसे एक साइंटिस्ट फॉर्मूला भी न्यूरोसाइंस जो कहती है कि जैसे आपका मन ना करे उठने का तो आप 5 गिनना चालू करें उल्टी गिनती में, 5, 4, 3, 2, 1 और उठ जाइए तो तुरंत आपका मंगल ग्रह भी आपको फेवर में होना चालू कर देगा। और नहीं तो इसका एक उपाय भी थोड़ा बीच में मैं रेमेडीज भी हल्का मैं थोड़ा बताना शुरू कर देता हूँ। यदि आप डिसिप्लिन आपको नहीं फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब सूर्य ग्रह आपको अच्छे जल नहीं दे रहा है तो आप दलिया, गेहूं का दलिया बनाइए और उसे संडे की संडे गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर आप देखेंगे कि डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा। ओके। अब एनर्जी की बात करते हैं, पैशन नहीं है, एनर्जी नहीं है, खूब काम करना चाहते हैं, उठने का मन ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, वैसा हो नहीं पा रहा। लोग कई बार लोग भी बोलते हैं कि उस तरीके से फील नहीं हो रहा जैसा पहले एनर्जी फील होता था, काम करने में वो मन नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है प्रोक्रास्टिनेशन आपके अंदर आ गया है। तो आप लाल मिर्ची लीजिए साबुत, ठीक है, तो साबुत लाल मिर्ची लीजिए और उसका पाउडर बनाइए। ओके। तो जैसे उसका पाउडर बना के आप किसी भी पास के मंदिर में या धार्मिक स्थान में देकर चालू कर दीजिए। तो मैं क्या बोलूँ, साबुत लाल मिर्ची लेकर आनी है और उसको चक्की से पिसाना है, पिसी पिसाई लेकर, यहाँ पे भी आलस नहीं करना है। तो मंगल ग्रह है जो कि लाल मिर्ची से देखा जाता है। तो जब जैसे जैसे वो व्यक्ति लाल मिर्ची खाएगा आपका मंगल क्या कर रहे हैं, जैसे लेके आए मिर्च, साबुत लाल मिर्ची डंडी वाली लेकर आए, 1.25 किलो लेकर आए और उसे चक्की से मैश कराया, ग्राइंड कराया और जैसे वो पाउडर बने एक थैली में डालकर आप किसी भी आश्रम में या किसी भी मंदिर में देकर आए। ओके। तो जैसे जैसे वो लाल मिर्ची यूज होगा वैसे वैसे आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा। कम्युनिकेशन, बातें, मेमोरी, डिप्रेशन, आप देखो ना आज 90% लोग डिप्रेशन में बैठे हैं। सुसाइड कितना हो रहा है, सुसाइड कितना, बच्चे पढ़ाई के स्ट्रेस में, जॉब के स्ट्रेस में है, नो डाउट। भूलने की मेमोरी नहीं है, भूल जाते हैं आप लोग। जैसे बच्चे जैसे मैं पेपर में जाता हूँ मुझे पहला अक्षर याद ही नहीं आता, एग्जामिनेशन में भूल जाता है। व्यापारी बच्चा कहता है कि मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस लूज कर जाता हूँ। आप व्यापारी कहता है कि मैं प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ, मुझे समय में नहीं आती कि बोलना। तो मतलब कि बुध ग्रह अब आपके फेवर के ओके नहीं है। तो यदि आप साबुत मूंग भिगोइए, साबुत मूंग, ग्रीन मूंग, ठीक, ग्रीन मूंग भिगोइए, रात को भिगो के रखिए और सुबह उठ के उसके अंदर थोड़ा देसी घी और चीनी डाल दीजिए, ठीक, और वो अपने हाथों से रब करके गौ माता को ऐसे खिलाइए। आप देखिए कि वो जो बुध ग्रह आपके फेवर का नहीं है वो ऐसे आपकी फेवर का हो जाएगा। बच्चों की याददाश्त बढ़ने लग जाएगी और आपका जो डिप्रेशन का लेवल है वो घटने लगेगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इतना करने मात्र से। बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। अब मैं बात करता हूँ गुरु ग्रह के बारे में, नॉलेज, ज्ञान। तो यहाँ पर आज देखिए कि मुझे आज मैं आपसे पॉडकास्ट करने से पहले आज आपका एक वीडियो मैं देख रहा था कि आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि आपको अपना गुरु स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अपनी लाइफ में एक लाइफ कोच होना चाहिए। आपकी कुंडली में गुरु होना चाहिए। आप देखिए कि हम लोग ज्ञान चाहते हैं यूट्यूब से, हम ज्ञान चाहते हैं किताबों से। यदि आपकी कुंडली में कोई गुरु ही नहीं है, आपकी कुंडली में कोई कोच ही नहीं है, वो आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर के बाद में हो सकता है, टीचर के बाद में होता है। तो आपका उद्देश्य ही नहीं मालूम है। और दूसरा, हमारी लाइफ में कोच जब हम बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, तो हम सबसे बड़ी गलती क्या कर लेते हैं, हम पहले तो हमें ये डिसाइड नहीं हो पाता कि हम किस गुरु के लिए हमें जाना चाहिए। देखिए, आपने किसी को भी गुरु माना, जैसे अभी मैं 3-4 गुरु का नाम ले देता हूँ। जैसे श्री रविशंकर जी को फॉलो करें, उनके एक अपने सिद्धांत हैं। बाबा रामदेव जी के एक अपने सिद्धांत हैं। बहुत अच्छी बात। सदगुरु के अपने सिद्धांत हैं और बहुत सारे गुरु हैं, हर गुरु का एक अपना सिद्धांत है। यदि आपने किसी एक को फॉलो कर लिया तो दृढ़ता के साथ उसको फॉलो कीजिए।
किसी और की बातों में नहीं है ये। ओके, आप जैन धर्म के लोग हो तो जैन धर्म को फॉलो, ऐसा नहीं है कि आप इधर भी जा रहे हैं, आप उधर भी जा रहे हैं, आप उधर भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपना गुरु खराब कर रहे हैं। अच्छा, बृहस्पति खराब हो रहा है। बृहस्पति खराब हो रहा है। यदि किसी ने आपको अपना लाइफ कोच मानना है तो पता लगे कि एक मोटिवेटर का और वीडियो देख रहा है और उसको भी, उससे भी प्रभावित हो रहा है, तो पहले आपको तो पूरा सुने, आपको तो पूरा फॉलो करें। मेरी आप कहने की बात समझ रहे हैं भी, आपको पूरा सुने। आपका यदि उन्होंने कोई कोर्स लिया है, आपका कोई उन्होंने कोई बात सुनी है, तो उसको पहले 1 साल पूरा फॉलो तो करें। बहुत सही बात है। आज हम क्यों भटकाव दे रहे हैं कि हम अपना बृहस्पति जिसने सारे काम करने हैं वो हम खुद ही खराब करें। मैं एक एग्जांपल से आपको और बताना चाहूंगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भैया, वो कहता है क्या प्रॉब्लम है, कहता खांसी जुकाम हो रहा है, वो 10 दिन की मेडिसिन हमें दिया, लिख देता है, लिख दी मेडिसिन की 10 दिन की, और हम मेडिकल के पास जाते हैं जब ये 5 दिन की दे दे। ठीक, लिखी 10 दिन की, हाँ। हम कहते हैं कि 5 दिन की दे दे। सबके साथ ये हाल है, सबके साथ में ही और उसके बाद लेते 3 दिन की। हाँ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी लेते 3 दिन की। जैसे 3 दिन ली और थोड़ा सा मैं जुकाम ठीक हुआ, हमने 2 दिन की भी छोड़ दी। तो इसका मतलब है कि आपने वो कोर्स तो पूरा किया ही नहीं है। क्या बात। अगले 3 महीनों में जुकाम वापिस आएगा, कोर्स वापिस आएगा। तो मैं ये कहना चाहे वो आपके साथ जुड़ा है, चाहे वो मेरे साथ जुड़ा है, चाहे वो किसी भी गुरु के साथ में जुड़ा है, किसी भी गुरु के साथ में जुड़ा है, उनको फॉलो तो करे, दिल से फॉलो करे, उनका सिस्टम तो फॉलो करे। आप कभी यहाँ भटकाव कर रहे हैं, आप कहीं यहाँ भटकाव कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आपको अपना गुरु जो 9 ग्रहों में से एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपके सभी कामों को बनाता है, सभी कामों को। गुरु स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप एक गुरु धारण कीजिए, आप एक लाइफ कोच धारण कीजिए, आप एक किसी को अपना मार्गदर्शक बनाइए और उसको दिल से फॉलो कीजिए, यदि आपको गुरु बनाना है। अब बात करते हैं शुक्र, लग्जरी, बड़ा घर। हाँ, ये बताइए, बहुत लोगों तो यही, सबको यही चाहिए, बहुत नहीं, सबको यही चाहिए। लग्जरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इसका रहस्य क्या है, कैसे लोगों के पास लग्जरी कारें आए। यदि आपको लग्जरी चाहिए, आज किसको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए? सर यही तो सब कुछ चाहिए, ये बता दो सर। तो इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला है, शुक्र क्या कहता है कि शुक्रिया कहना सीखिए। ओके। लग्जरी का जो सबसे बड़ा जो कारगर है वो शुक्र है। वो कहता है जितना आप कंप्लेंट मोड में रहेंगे, मैं आपसे नाराज रहूंगा। आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, आपको हमेशा पैशनेट रहना है, और सबसे पहले उठते ही आपको भगवान को ग्रेटिट्यूड करना है, आपको शुक्रिया अदा करना है कि जो आपको मिला है। आप दोस्त मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप जब उठते हैं, अखबार पढ़ के देखिए कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की न्यूज सुनेगी। तो मतलब आप वो भाग्यशाली तो हैं जिनको आज की सूर्य की किरण दिखने को मिली। तो सबसे पहले आप लक्की हैं कि नहीं है? बिल्कुल लक्की। आप कितने भाग्यशाली हैं, एक दिन के अंदर लाखों लोग मारे जा रहे हैं, करोड़ों लोग डेथ हो रही है, और आप आपको आज का दिन सूर्य उठने को मिला। आप परेशान हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले उठते ही भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, कि ग्रेटिट्यूड दीजिए, ये देवता, ये भगवान, आज का मुझे दिन देखने को मिला और आज मैं एक नई एनर्जी के साथ उठूंगा और वो सब लक्ष्य पूरे करूंगा जो जिसके लिए आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है। क्या बात है। आपको तो देखिए कैसे लग्जरी आपके पास आती है, कैसे चीजें आपके पास आती हैं। इसको एक बार थोड़ा क्लियर करें, शुक्र वाले को। शुक्र, हाँ, कि क्या क्या करना है। मोटिवेट, ग्रेटिट्यूड, हाँ, ग्रेटिट्यूड, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ब्लेम करना बंद कर, ब्लेम करना बंद, कंप्लेन नहीं करना, ब्लेम नहीं करना जी। ओके। और जब भी उठना है तो वो एक अच्छे एनर्जी के साथ, एक अच्छे भाव के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए आपको उठना है। और हमेशा किसी को भी कंप्लेन नहीं करनी है, गुड, किसी की चुगली नहीं करनी है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। यदि आप पॉजिटिव रहते हैं, आप देखिए ना शशि जी, आपके पास समय है क्या किसी के लिए बुराई करने का? नहीं, समय नहीं। क्यों नहीं है? आप देखिए ना, आज मैं जब आपसे मिला तो एकदम मुझे लगा कि कोई ओरा, कोई पावर मेरे पास आ रही है। तो ये आप, इसका मतलब कि आपने अपना शुक्र बहुत अच्छा कर रखा है। तो जैसे आप अंदर यहाँ पे 7-8-10 लोग हम बैठे थे, तो मैं कहीं बिजी था अपने मोबाइल पे, तो आप जैसे ही एंटर किए तो मुझे एहसास हुआ कि कोई आया है। जैसे मैंने देखा नहीं, मैंने तो मुझे देखने पे मजबूर कर दिया कि मेरी आंखों ने कि कोई आया है। और भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहे जा रहे थे। तो इसका मतलब कि आपका ओरा कितना मजबूत है, आपका शुक्र कितना मजबूत है। तो इसका मतलब है कि आप ये कर रहे होंगे, आप ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें मोटिवेट रहना है, बी पैशनेट रहना है, हमेशा सामने वाले का शुक्रिया कहना है, चाहे सामने वाले ने को दिया। आप सामने वाले के पास जाएं और उसका पानी भी पिए, तो सामने बोले कि ऐसा पानी तो मैंने कभी पिया ही नहीं, ये पानी इतना अच्छा है आपके घर का। तो हमेशा शुक्रिया करना भगवान का शुरू कीजिए। तीसरी बात करते हैं पंचुअलिटी। ठीक, टाइम, पंचुअल।
यदि आप पंचुअल हैं तो मतलब आपका शनि ग्रह मजबूत है। पंचुअलिटी बहुत सारी अभी शायर जी, अभी कल भी मैंने लगभग 40 बिजनेस ओनर्स के लिए एक पूरा वर्कशॉप किया है, और हमारे साथ भी हर जगह देखा जाता है ये टाइम को लेके ना, जो टीम मेंबर्स होते हैं ये कई बार बड़ा परेशान कर देते हैं। सही टाइम पे काम नहीं हो पाता, बड़ी परेशानी होती है इसके चलते। क्या किया जाए बताइए? बहुत लोग की ये परेशानी है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स की, सबकी परेशानी है ये। इसका पहले उपाय बता दिया जाता है। पहले उपाय बताइए। तो यदि आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन, सॉरी पंचुअल आपको रहना है। हर काम आपको काम ये किस ग्रह से जुड़ा हुआ है? शनि ग्रह से देखा जाता है। ओके। और शनि ग्रह ही प्रोफेशन का कारक ग्रह है। आप जितने भी काम कर रहे हैं, ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, आपको अच्छे एम्प्लॉय मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अच्छा। आपके एम्प्लॉय आपको धोखा देंगे या नहीं देंगे, ओह माय गॉड, कर्मचारी आपकी कंपनी में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, तो ये सारा का सारा शनि ग्रह से देखा जाता है। अब आपको शनि ग्रह अच्छा करना है। हाँ। सबसे पहला प्रोफेशन की नीड है, तो उसमें एक पौधा भी आता है, शमी का पौधा। यदि आप शमी के पौधे को जल चढ़ाना चालू कर देते हैं संडे को छोड़कर, तो भी शनि महाराज जी आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक उपाय और बताता हूं कि आपको ऐसे लेबर्स को खाना खिलाना है जिनको काम करते वक्त पसीना आए, जैसे कुली, या फिर ऐसी लेबर जो मजदूर वर्ग, हाँ। जिनको खाना खाते समय, सॉरी काम करते समय जिनको पसीना आए, और उनको क्या खिलाना है? ऐसी चीजें खिलानी है जो तली हो, जैसे कचौरी, जलेबी, इमरती। तो जितनी भी तली हुई चीजें हैं ये शनि ग्रह से देखी जाती हैं, और जितनी भी लेबर वर्क है जो है वो भी शनि ग्रह से देखा जाता है। तो आप शनिवार के शनिवार उनको एक आधी कचौरी से कुछ नहीं होगा। अच्छा। कितना कर रहा हो? कम से कम भी देखो, आप एक बड़े बिजनेसमैन है, बड़े प्रोफेशनल, तो 100 लोगों को खिलाइए ना। बहुत सही। जब उनकी दुआएं 100 लोगों की मिलेंगी तभी तो आपका शनि महाराज ठीक होगा ना। आप एक आधे लोग से, यदि आपको थोड़ा पैसा चाहिए तो एक को खिला दीजिए, ज्यादा चाहिए तो 100 को खिलाइए, 1000 को खिलाइए। वाह। तो पंचुअलिटी शनि से देखी जाती है। अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, अपडेट करना, हमेशा साफ सफाई रखना, चीजों को रखना। तो हमारे अपने वर्क प्लेस को हमेशा साफ सुथरा रखिए, चीजों को हमेशा ऑर्गेनाइज कीजिए, टेक्निक के साथ में चलिए, तो मतलब राहु ग्रह आपका अच्छा हो जाएगा। ओके। जो आज टेक्निक, आज पॉडकास्ट, ये मेरी मजबूरी है। यदि आज मैं अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मतलब मैं 10 लोगों तक लिमिटेड हूँ। क्या बात। तो आपको टेक्निक का, आज की चीजों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और बहुत बेहतर तरीके से करना चाहिए, तो आपका राहु भी ठीक हो जाएगा। राहु ठीक करने के लिए साफ सफाई रखनी चाहिए। आप साफ सफाई रखना चाहिए। और इसका एक उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप टॉयलेट क्लीनिंग का सामान, जैसे हार्पिक है, झाड़ू है, पोचा है, किसी भी मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थान में डोनेट करना चालू कर देंगे तो भी राहु ग्रह आपका अच्छा हो जाएगा। क्या बात है। तो क्लीनिंग का काम राहु से देखा जाएगा। और लास्ट ग्रह की बात करता हूँ, केतु ग्रह के बारे में। केतु कहता है कि एक ही काम को बार बार कंसिस्टेंटली करो। आप एक ही काम में परफेक्ट हो, एक ही समय में 10 काम, एक काम की मास्टरी हासिल, एक काम में पहला मास्टरी हासिल करो। ये कौन कहता है? केतु। यदि आप एक ही काम को लगातार 21 दिन करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, चाहे आपको उसमें मजा आ रहा है चाहे आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आपकी उस काम में परफेक्टनेस हो जाती है। तो आपका केतु ग्रह आपकी फेवर में हो जाता है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, एक पानी का पाइप लीजिए, 25 फुट का पानी का पाइप आता है ना, उसका पाइप का बंडल लीजिए, और पास के किसी भी आश्रम में या पास के किसी भी गौशाला में आप डोनेट करना चालू कर दीजिए। जैसे जैसे उस पानी की पाइप में से पानी बहेगा, पाइप यूज होगी, आपके काम के अंदर परफेक्टनेस बढ़ती चली जाएगी। क्या बात। तो लास्ट में आपको बताऊंगा चंद्रमा ग्रह के बारे में, जो अभी मैंने जानबूझ कर छोड़ दिया था। आपकी बॉडी में 70% पानी है, ब्रह्मांड में 70% पानी है, आपके माइंड में 90% पानी है। तो इसका मतलब है कि जो चंद्रमा ग्रह है वो सबसे पावरफुल प्लेनेट में एक मानता है। तो सुबह उठिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट मोबाइल को साइड में छोड़ दीजिए, दोनों हाथ दोनों लेग्स को फ्री करके आराम से सोचिए, बैठ जाइए, और जो आपके मन में विचार आते हैं उन्हें आने दीजिए। प्राणायाम करना शुरू कीजिए, अपनी सांसों पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो चंद्रमा ग्रह आपकी फेवर का हो जाता है। और चंद्रमा ग्रह को फेवर करने का एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ कि अपनी मदर के पांव छू के घर से निकलना चालू कीजिए। और किसी भी गरीब लोगों को यदि आप चावल का
और यदि दूध का डोनेशन करना शुरू कर देते हैं तो भी आपका चंद्रमा ग्रह आपकी फेवर में। क्या बात है, क्या फायदा होगा चंद्रमा ग्रह अगर मजबूत हो? चंद्रमा ग्रह लिक्विडिटी, पैसा, लिक्विड मनी रहेगा। लिक्विड मनी, आपके बैंक में बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट तो है लेकिन पैसा नहीं है। तो पैसा कौन, बैंक बैलेंस कौन लेकर आता है? बैंक बैलेंस चंद्रमा ग्रह लेकर आता है। लिक्विडिटी और मन की शांति, एंजाइटी, डिप्रेशन। आज देखो मैं आपको एक बात, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा शशि जी, कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी का एक वाक्य आता है यहाँ पे। तो लक्ष्मी जी बोलती है कि मैं भक्तों को पैसा देना चाहती हूँ। ठीक है। विष्णु जी कहते दो, मैं कब मना करता हूँ, लेकिन पैसा दो, लेकिन एक राइट मैं भी लेना चाहता हूँ। तो विष्णु जी, लक्ष्मी जी बोलती है ठीक है, मुझे पैसे देने का राइट दे दो, आपको जो चाहिए आप वो ले लेना आप, लेकिन कहता मैं डबल लूंगा जो भी दूंगा। ठीक। तो कहता ठीक है। कहता जिसने मेरा बृहस्पति खराब कर दिया, जिसने गुरु खराब कर दिया, तो जितना उसके पास पैसा है उससे भी डबल मैं ले लूंगा। देखो ना, आज देखो लोग कर्जे में आ जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है, दिवालिया हो जाते हैं। गुरु जो मैंने आपको पहले बोला कि अपना गुरु मत खराब कीजिए, आप अपना एक लाइफ में लाइफ कोच आपको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे एक वाक्य आया, तो जब पता लगा कि भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को पैसे देने का वरदान किए, तो माँ सरस्वती जी चिंता में आ गई। तो सरस्वती जी बोली कि विष्णु जी मैं भी आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। तो विष्णु जी बोले ठीक है। कहती लेकिन मैं आपसे एक ऐसा वरदान मांगना चाहती हूँ जो मैं किसी को दे दिया और आप वापिस नहीं ले पाओ। आपने लक्ष्मी जी को तो ये बोल दिया ना कि मैं वापस ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा वरदान। तो उन्होंने बोला कि आप बताओ क्या लेना चाहते हो? कि मैं ज्ञान का वरदान देना चाहता हूँ। क्या बात है। मैं शिक्षा का वरदान देना चाहती हूँ, तो जो आप वापस नहीं ले पाओगे, जो मैंने दे दिया वो डबल ही डबल होगा, आप उसे वापस नहीं ले पाओ। तो विष्णु जी बोला कि तथास्तु, आप ज्ञान का देना चाहती हैं, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छा कोच आपकी लाइफ में, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर एक आपकी लाइफ में, मेंटर आपके हर मेंटर होना चाहिए। आप देखो, आपको बड़ा घर बनाना है, आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते तो भी तो कोच है, उसके ऊपर तो आपकी वास्तु के पास जा रहे हैं, वो भी कोच है। आपका बिजनेस कोच आपको अपॉइंट करना चाहिए। एक परफेक्ट आदमी, जितने भी दुनिया में अरबपति खरबपति आदमी है, देखिए ना, उनका हर तरीका एक कोच उनके पास है। हेल्थ का कोच है, लाइफ का कोच है, हर आदमी कोच है। और एक आम आदमी सिर्फ हर काम को खुद करना चाहता है। जितने बड़े लोग हैं उनके जीवन में गुरु है, उनके जीवन में गुरु है। मैंने ये एकदम देखा है, कि कोई ना कोई गुरु है। और एक आम आदमी इसलिए बड़ा नहीं हो पाता कि उसे लगता है कि छोड़ो ये सब बातें बेकार की है। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में एक गाइडेंस और एक कोच के रूप में काम करती है। आपको क्या काम करना है ये बताती है, इसको वहम मत समझिए, ये आपका गुरु है दोस्त। आचार्य जी, इतनी सारी बातें हो गई, अब एक बात बताइए, क्या एक इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है? क्या कोई ऐसा रिपोर्ट, कुछ ऐसी चीज क्या उसको मिल सकती है, उसको समझ में आ जाए कि भाई इससे मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी? जी, उसके लिए मैंने एक लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट एक अपने अध्ययन से, अपनी रिसर्च से तैयार की है, और एक मैंने बताइए लाइफ जर्नी रिपोर्ट। दोनों लाइफ चेंजिंग जो रिपोर्ट है उसमें हमने नंबर्स का कैलकुलेशन करके आपको बताया है। जो लाइफ जर्नी रिपोर्ट है उसमें पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको बताया कि आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो कैसे रहेगी। कुंडली बेस्ड कर रहे हैं, कुंडली बेस्ड कह रहा हूँ। जो लाइफ जर्नी रिपोर्ट है वो कुंडली के माध्यम से बताई है, और जो लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट है वो हमने अंकों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। यदि आप अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आप अंकों के माध्यम से और ज्योतिष के माध्यम से, दोनों के माध्यम से, तो आप लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट और लाइफ जर्नी रिपोर्ट आप मेरे ऑफिस से, मेरी वेबसाइट पे जाकर उसे मंगवा सकते हैं। वेबसाइट का क्या नाम है? acharyaluvbhushan.com जी, वहाँ पे मिल जाएगा। मैं उसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको लिंक। बहुत सही, थैंक यू सो मच सर, आप आए। और कब ये टाइम बड़ा कम है और हम लोग बात करेंगे, और मुझे लगता है कि आज जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, जिसने भी अंत तक अभी तक देखा होगा, उनको बहुत ऐसी बातें मिली हैं जो शायद पहले कभी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके शायद कहीं ना मिली। और सच में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पैसा, बीमारी, इन सब चीजों का जो ग्रहों से संबंध है और जिस तरीके से इसे ठीक करना है, आपने जिस तरीके से इतने अच्छे ढंग से बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्द हम लोग आपको फिर से दोबारा आमंत्रित करेंगे जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।